स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए जो रेनबो बुक से प्रोज और पोएट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं उसका ये 7वां वीडियो है और जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है उसका ये 16वां वीडियो है। तो इसके पहले आपको ढेर सारी वीडियो लेक्चर मिल चुकी है तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं 12th क्लास बिहार बोर्ड 2022 के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट के लिए पूरे सिलेबस को कवर करते हुए मैंने एक गेस पेपर बनाया है। अगर आप इस गेस पेपर को लेते हैं और 4 से 5 बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 90+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसे अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में इनका लिंक है, यहाँ से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इसके बारे में डिटेल जानकारी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हमारी पोएट्री सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हमारी दूसरी पोएट्री है आपके बुक का। तो आपको पहला क्वेश्चन बताना है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कंपोजर कौन है, मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है इसको किसने कंपोज किया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको हर एक प्रोज और पोएट्री के जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, उनका नाम याद करके जाना है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इनडायरेक्ट 13-14 नंबर के क्वेश्चन इस पोर्शन से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब हुआ अपना गीत, मतलब अपना गीत, अपनों का गीत। और यहाँ पे विथ मैन इसको आप चेंज कर लीजिएगा याद करने के लिए, विथ मैन मतलब आदमी के साथ। तो हम अपना गीत किसके साथ गा रहे हैं, आदमी के साथ। ऐसे आप रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है वाल्ट विटमैन इज एन अमेरिकन पोएट, यहाँ पे सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वाल्ट विटमैन कहाँ से बिलोंग करते थे। तो आपको बताना है अमेरिका से, ये एक अमेरिकन पोएट थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हीज वर्क्स, जो इनकी रचनाएं हैं, जो इनकी कृतियां हैं, कलेक्टेड इन। तो इनकी जो फेमस पोएम्स है जो किसी खास बुक में कलेक्शन की गई है उस बुक का नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। तो याद रखिएगा 213 का सही आंसर होगा लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास W.H. ऑर्डन की इम्पॉर्टेंट वर्क्स कलेक्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और इनका इम्पॉर्टेंट वर्क कलेक्शन है जिसका नाम है ड्रम टैप्स। तो ये याद रखिएगा लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स इनकी रचनाओं का संग्रह है। तो ये क्वेश्चन कई तरीकों से पूछा जा सकता है कि ड्रम टैप्स किसने लिखा या ड्रम टैप्स किनकी रचनाओं का संग्रह है। तो आपको बताना है वाल्ट विटमैन ने लिखा या फिर वाल्ट विटमैन के जो वर्क्स है उनके रचनाओं का ये कलेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इस क्वेश्चन को ना ध्यान से समझिएगा तभी आप एग्जाम में दूसरे तरह के क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ रहा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएट्री है ना उसके जो पोएट हैं वो किसके लिए गाते हैं, सिंग्स फॉर। तो इस कविता की पहले ही बहुत ही दमदार लाइन है आई सिंग माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ऐसा कुछ स्टार्टिंग है। तो पोएट कहते हैं ना कि मैं अपनी खुशियाँ खुद मना लूँगा, मैं अपने गाने खुद गाऊंगा, ऐसा करके इस कविता की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि इस कविता के जो पोएट हैं वो किसके लिए गाते हैं, तो खुद के लिए ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमसेल्फ। ठीक है, अब हिमसेल्फ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है द पोएट है तो पोएट के अनुसार खुद के लिए हिमसेल्फ आएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्ट विटमैन इज नोन एज का मतलब है प्रसिद्ध होना। तो वाल्ट विटमैन जाने माने जाते थे पीपल्स पोएट्स के रूप में, मतलब जो वाल्ट विटमैन की जो ख्याति थी, जो
तो ये प्रसिद्ध हुए थे, तो ये इनको कहा जाता है लोगों के कवि, या फिर कहें तो पीपल्स पोएट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पोएट, या फिर लिखा रह सकता है अकॉर्डिंग टू पोएट्री सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम। ये लाइन आपको बिल्कुल सेम मिल जाएगा आपके पोएट्री में। तो पोएट कहते हैं ना कि हर एक इंसान का जो खून का एक एक बूंद है, एवरी एटम एक एक कण है, एक एक जो खून का कतरा है, एक एक बूंद, वो हर बीइंग्स में एक समान है, हर मानव जाति में एक समान है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, ऑल बीइंग्स। अकॉर्डिंग टू पोएट एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल बीइंग्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, होपिंग टू सीच नॉट टिल डेथ। जो ये लाइन है ना, ये लाइन पूछ रहा है कि कहाँ से लिया गया है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव और इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि इस पोएम में कहा गया है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो ये पर्टिकुलर लाइन है ये कहाँ से लिया गया है। अब एक बात बताऊं, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है आपको कि इस लाइन का मतलब क्या है। पोएट कहते हैं ना कि मरते दम तक, चाहे मैं मरने की अंतिम पड़ाव में क्यों ना पहुंच जाऊं, मैं इसी तरह लोगों को मोटिवेट करता रहूंगा, अपनी जो टीचिंग है वो देता रहूंगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है। तो ये लाइन लिया गया है हमारी दूसरी पोएट्री सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पोएट्री नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए ये लाइन बिल्कुल आपके पोएट्री से ही लिया गया है। तो यहाँ पे तीन बातें याद रखनी आपको। पहली बात है कि नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी होगा, यानी ऑप्शन बी आंसर होगा। ये बिल्कुल सेम याद रखनी है। दूसरी बात पूछ सकता है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताना है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से। तीसरी बात पूछ सकता है कि इस लाइन का मतलब क्या है। तो मैं आपको पोएट्री पढ़ाया हूँ, उस समय पूरी डिटेल में बताया हूँ, बट यहाँ पे भी बता देता हूँ, कॉपी में जरूर नोट कर लो। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी का मतलब है, पोएट कहते हैं कि इस दुनिया में ना जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो ओरिजिनल एनर्जी का सोर्स है। अगर दुनिया में कोई सच्चा स्रोत है ऊर्जा का, अगर सचमुच में आपको कोई खुशियाँ देता है तो वो देता है हमारी प्रकृति, हमारा एनर्जी। मतलब एनर्जी जो मिलता है ना, उसका रियल सोर्स हमारा नेचर है। तो यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्पीकर। स्पीकर क्या होता है, जो इस कविता को स्पीक कर रहा है। तो कहता है कि द स्पीकर ऑफ दिस पोएम, मतलब इस कविता का स्पीकर। तो आपको पता होगा इस कविता में पहली लाइन ही स्टार्ट हो रही है आई से। आई मतलब मैं। तो पोएट खुद के लिए, ध्यान से रखिएगा, पोएट खुद के लिए गाते हैं और खुद इस कविता का स्पीकर हैं, खुद पोएट ही स्पीकर हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि इस कविता का स्पीकर कौन है। तो इस कविता का स्पीकर हो जाएगा पोएट हिमसेल्फ, कवि खुद। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस पोएम। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस कविता को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इस कविता में पोएट नेचर की बात करते हैं, पोएट प्रकृति की बात करते हैं, और प्रकृति की जो सुंदरता है ना उसकी बात करते हैं। मतलब पूरा का पूरा जो कविता है इसमें प्रकृति की सुंदरता का वर्णन है। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि इस कविता में बताइए किसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। खालिस्तान ब्यूटी हैज बीन डिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेचर्स ब्यूटी हैज बीन डिस्क्राइब्ड। मतलब इस कविता में प्रकृति की सुंदरताओं का वर्णन किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज फॉर। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कविता की पहली लाइन जो आई से स्टार्ट हो रहा है, ये आई किसके लिए आया है, इस आई से कवि किसको संबोधित करते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि कवि खुद को कहते हैं, कवि अपने आप को ही कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द पोएट, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन पूछ रहा था आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज फॉर, मतलब पहली लाइन में जो आई का प्रयोग हुआ है वो खुद पोएट के लिए हुआ है, द पोएट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सिंग्स फॉर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें जो कवि गाता है ना, कवि जो सिंग करता है, आई सिंग माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ जो कहता है, जो किसके लिए गाता है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोएट हिमसेल्फ, खुद के लिए गाता है, खुद के लिए आई का प्रयोग किया है। इस कविता में प्रकृति के सुंदरताओं का वर्णन किया गया है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर। जब आपने एक कविता पढ़ी होगी तो वहाँ पे पोएट कहते हैं कि जब गर्मियों के दिन में मैं ऐसे ही भटक रहा था, ऐसे ही घूम रहा था, तो वहाँ पे हमें क्या दिखाई पड़ता है। तो पोएट कहते हैं कि यहाँ पे हमें सूखे घास दिखाई पड़ते हैं। तो घास पे जब पोएट लेटते हैं तो उनको घास है ना वो चुभता है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे स्पाइक ऑफ ग्रास है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। कोई पोएट कहते हैं कि गर्मियों में, समर में क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो समर में स्पाइक ऑफ ग्रास, मतलब घास के जो स्पाइक है ना, जो कांटे हैं, वो एक्सपीरियंस, वो ऑब्जर्व करते हैं पोएट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएट, या फिर रह सकता है अकॉर्डिंग टू द पोएट्री सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डेथ क्या है। तो इस क्वेश्चन को ना मैंने आपको ये स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में भी पढ़ाया था। तो आपको याद रखना है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में पोएट कहते हैं कि जो हमारा मृत्यु है ना वो निश्चित है, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में पोएट कहते हैं कि जो हमारा डेथ है ये इनवेटिएबल है। मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन कहने के तरीके हैं। सर्टेन का मतलब कि मृत्यु होगा ही होगा, और इनवेटिएबल का मतलब जिसको आप टाल नहीं सकते हैं, सत्य है, ये होना ही होना है। तो यहाँ पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो डेथ के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो यूज किया गया है ऑप्शन ए वाला, और स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में जो डेथ के लिए बताया गया है वो बताया गया है ऑप्शन बी वाला। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इनवेटिएबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्ट विटमैन वाज बोर्न इन। अब ये जो क्वेश्चन है ना इसको आप छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टूडेंट लोग क्वेश्चन करते रहते हैं। मैं आपको बता दूं हर एक चैप्टर से आप सिर्फ 15 फैक्ट याद कर लो। क्वेश्चन नहीं याद करना है, ऑब्जेक्टिव बनाकर नहीं याद करना है मेरे भाई। क्वेश्चन याद करने का, ऑब्जेक्टिव को बनाने का सबसे आसान तरीका है उस चैप्टर में आए हुए फैक्ट को याद करना। फैक्ट मतलब मैं आपको जो कंसेप्ट बताता हूँ और जो अपने मैं गेस पेपर में दिया हूँ उस तरीके से पढ़ना। इस तरीके से ऑप्शन वाइज पढ़ना अच्छा बात नहीं है, ये तो एक प्रैक्टिस करने का तरीका है, और जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे इनका जन्म और मृत्यु उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप फैक्ट याद रखिए बस। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ वाल्ट विटमैन का जन्म हुआ था 1819 में, और इनका डेथ हुआ था 1892 में, है ना। 1819 में इनका जन्म हुआ है और 1892 में इनकी मौत हो गई है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब मैं आगे चलता हूँ, नेक्स्ट पोएट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको करवाता हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के जो कंपोजर हैं, किसने कंपोज किया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, W.H. ऑर्डन ने इस पोएट्री को कंपोज किया है। दूसरा क्वेश्चन है ही वॉन द पुलित्जर प्राइज।
इन 1948। तो यहाँ पे 3 बात याद रखिएगा। पुलित्जर प्राइज किनको मिला? W.H. ऑडेन को मिला। पुलित्जर प्राइज कब मिला? 1948 में मिला। और पुलित्जर प्राइज किस किताब के लिए मिला? तो याद रखिएगा द एज ऑफ एंजाइटी। इनके जो कलेक्शन है ना, जो इनकी कृतियों का जो संग्रह है, इसी किताब के लिए इनको मिला था पुलित्जर प्राइज। तो आपको ये भी याद रखना है कि किस किताब के लिए मिला था। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द एज ऑफ एंजाइटी जो बुक है ये किन का कलेक्शन है? तो मैंने आपको अभी बताया है W.H. ऑडेन की। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरेटर एंड द डांस ऑफ द डेथ। देखिए इस क्वेश्चन को ना मैं 2 क्वेश्चन बना सकता था, लेकिन मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चन की नंबरिंग बनाना। मेरा मकसद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बताना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ओरेटर है और जो डांस ऑफ द डेथ है, ये दोनों जो बुक है, जो रचनाओं का संग्रह है, ये किन का है? तो याद रखिएगा W.H. ऑडेन का है। देखिए सबसे पहले ना यहाँ पे तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, लेकिन आपको बता दूं, आप अपने एग्जाम के लिए ये बुक जरूर याद रखिएगा कि द एज ऑफ एंजाइटी किसने लिखा है और इस बुक को पुलित्जर प्राइज मिला है। और दूसरा बात ये याद रखना है कि द ओरेटर एंड द डांस ऑफ द डेथ, ये दोनों किताबें W.H. ऑडेन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए अब इनका 2 किताब और बहुत फेमस है, इसे भी मैं 2 क्वेश्चन बना सकता था, लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन में दिया है। लुक स्ट्रेंजर एक अलग बुक है और न्यू ईयर लेटर एक अलग किताब है। तो ये 4-5 जो बुक्स है ना, काफ़ी फेमस है इनका, तभी मैं यहाँ पे दिया हूँ। ये चारों 5 बुक का नाम आपको याद रखना है। तो लुक स्ट्रेंजर मतलब अजनबियों की तरह दिखना, और न्यू ईयर लेटर ये किन की रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं हैं W.H. ऑडेन की। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लावर्स। आप देखे होंगे इस कविता के शुरुआत स्टेंजा में पोएट कहते हैं नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। तो लास्ट का मतलब है जो कभी नहीं खत्म होगा। तो पोएट यहाँ पे कहते हैं कि जो आपने देखा ना, जो नर्स के फ्लावर है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो भी सदियों सदियों तक रहेगा, वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, उनकी भी पहचान जल्दी मिट जाएगी, वो भी जल्दी मर जाएगा। तो यहाँ पे उसी क्वेश्चन से पूछा गया कि जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, वो सिग्निफाई कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं, हमें ये समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि नथिंग इज, मतलब कुछ भी इटर्नल नहीं है। इटर्नल का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो सदियों सदियों तक चलने वाली है, ऐसी चीज़ें जो कभी ना खत्म होने वाली है, ऐसी चीज़ें जो जन्मों जन्म तक रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। तो यहाँ पे तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझाना चाहूँगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फ्लावर्स हैं ना, जो फूल हैं, वो हमें बता रहे हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, नथिंग, जो इटर्नल है, जो हमेशा हमेशा के लिए है। उसे तो एक दिन इस दुनिया से चला जाना ही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड ट्रोल्स मीन्स। आपकी पोइट्री में एक इम्पॉर्टेंट टर्म यूज किया गया है, ऐसे तो 2-3 यूज किए गए हैं, आगे भी बताऊंगा। तो जो वर्ड है ना ट्रोल, ये जो ट्रोल्स है ये किन के लिए आया है? तो ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन को भी एग्जामिनर घुमाकर 3 तरीके से पूछ सकता है। तो आपको सिर्फ फैक्ट पता होना चाहिए, आपको क्वेश्चन नहीं पता होना चाहिए, आपको क्वेश्चन के अंदर जो फैक्ट है ना वो पता होना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, जो यहाँ पे ट्रोल है ना, ट्रोल का मतलब है, हिंदी में पहले समझ लीजिए, बुरा व्यवहार वाला व्यक्ति, ऐसा पर्सन जिसका कैरेक्टर खराब हो, ऐसा पर्सन जो बेईमान हो, उसे पोएट ने ट्रोल्स बोला है। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो 2 ही तरीके से आएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा विक्ड पर्सन, मतलब घाटिया आदमी, घटिया लोग, या फिर लिखा रह सकता है बैड मैनर्ड पर्सन, बुरे व्यवहार वाला पर्सन। तो आपको कोई भी ऑप्शन में आए, आपको बस इतना रखना है कि ट्रोल्स का मतलब है बुरा व्यवहार का आदमी,
जो ऑप्शन ऐसा मीनिंग देगा उसको हम आंसर कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट्री, या फिर कहें तो अकॉर्डिंग टू द पोएट वाल्ट विटमैन, है ना, ट्रोल्स आर सर्चिंग फॉर। अब कहता है कि ट्रोल्स है ना वो किसकी तलाश में है, किसको खोज रहे हैं। तो ये लाइन आपके पोएट्री का सेम लाइन मिलेगा, ट्रोल्स आर सर्चिंग फॉर फूड, ये भोजन की तलाश में है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, या फिर यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द पोएट्री सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नहीं, यहाँ पे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चल रहा है ना, तो मैं अगर कभी ऐसा बोल दूं तो ध्यान से सुनना। कहता है अकॉर्डिंग टू पोएट या फिर अकॉर्डिंग टू द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डेथ फ्रीजेज आवर। तो डेथ है ना वो हमारा क्या कर देता है, हमारे हाथों को फ्रीज कर देता है, हमारे हाथों को एकदम ठंडा कर देता है, हमारे हाथें अकड़ जाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे भी मैं आपको बोल दिया है लगता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो आप याद रखिएगा ट्रोल्स जो है ना ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में से है, और इसको किसने लिखा इस कविता को, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा W.H. ऑर्डन, है ना। तो ये बातें आप याद रखिएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट वाटरफॉल्स हैज कुड ब्लेस द। अब यहाँ पे ये भी लाइन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लास्ट स्टेंजा में मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाइट वाटरफॉल्स हैज कुड ब्लेस, मतलब जो वाइट वाटरफॉल हैं किनको ब्लेस करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रेवलर्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूंगा, ट्रेवलर्स किनको कहा गया है, पोएट ने ट्रेवलर्स किनको कहा है, तो आप बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, पोएट ने ट्रेवलर्स बूढ़े और बीमार लोगों को कहा है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है हु आर ट्रेवलर्स इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो आपको बताना है ओल्ड एंड सिक पर्सन, ओल्ड एंड सिक पर्सन को ट्रेवलर बोला गया है, ठीक है, नोट करिए जरूर। ओल्ड एंड सिक पर्सन को पोएट ने ट्रेवलर्स कहा है, बूढ़े और बीमार लोगों को पोएट ने ट्रेवलर्स कहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नाइटिंगेल हैज बिकम डम टू सी लीफलेस ट्री। अब पोएट कहते हैं कि जो नाइटिंगेल है ना जो इतना ज़्यादा गाती है, जो इतना ज़्यादा चहचहाती है, ये भी डम्ब हो जाती है, ये भी गूंगी हो जाती है लीफलेस ट्री को देखकर, मतलब जंगल विहीन पत्तियों को देखकर, सॉरी पत्ती विहीन जंगल को देखकर, मतलब ऐसे पेड़ जिनमें पत्तियां ही न हो, वो सारे पत्तियां झड़ गए हो, इस तरह के जब जंगल को नाइटिंगेल देखती है तो वो भी डम्ब हो जाती है, वो भी गूंगी हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राम्स गो रोलिंग ऑन। अब यहाँ पे कहता है जो प्राम्स है ना, प्राम्स क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। रोलिंग ऑन का मतलब है जो चलता ही जा रहा है, जो निरंतर अपने पथ की ओर अग्रसर है, ये इस तरीके से चल ही रहा है। तो कहता है कि द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, जो प्राम्स चलता जा रहा है, जिंदगी का जो चक्र है ये चलता जा रहा है, ये क्या सजेस्ट करता है, ये क्या बताता है, तो ये बताता है लाइफ की कंटिन्यूटी को, मतलब हमारी जिंदगी की जो निरंतरता है ना, जो रेगुलरिटी है उसको बताता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड प्राम्स मीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो प्राम वर्ड है ना इसका मतलब क्या है। तो 3 चक्के वाली जो टॉय नहीं होती, खिलौने जिसपे छोटे बच्चे जिसके सहारे ना चलते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा बेसिकली उसी से मतलब है। तो पोएट यहाँ पे कहते हैं कि जो प्राम्स है ना वो 3 व्हीलर वुडन टॉय है, ठीक है। और अगर ऑप्शन में आता है 4 व्हीलर वुडन टॉय और 3 व्हीलर नहीं आता है तो वही आंसर हो जाएगा 4 व्हीलर वाला, मतलब 3 चक्के वाली लकड़ी के खिलौने। तो अगर ऑप्शन में 4 चक्के वाली है तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा प्राम्स का मतलब है 3 चक्के वाली लकड़ी के खिलौने, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म व्हिस्परिंग नेबर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो टर्म है ना व्हिस्परिंग नेबर्स, इसका मतलब क्या है।
तो सबसे पहले बता दूं, व्हिस्परिंग नेबर्स का मतलब है यमराज या फिर यमदूत, मतलब ईश्वर के द्वारा भेजा गया ऐसा दूत जो हमें यहाँ से उठाकर ले जाएगा। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं व्हिस्परिंग नेबर्स के बारे में। तो आप बताइएगा व्हिस्परिंग नेबर्स का क्या मतलब है। तो व्हिस्परिंग नेबर हम बोलते हैं मैसेंजर ऑफ डेथ का, जो मृत्यु का मैसेंजर हो, या फिर हम बोलते हैं एजेंट ऑफ डेथ का। तो इस क्वेश्चन को भी मैं दो तरीके से बना सकता था। तो आपके एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको सिर्फ फैक्ट याद रखनी है कि जो व्हिस्परिंग नेबर है ना, ये कहते हैं यमराज को, यमदूत को। और ये क्वेश्चन में ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, मैसेंजर ऑफ डेथ, एजेंट ऑफ डेथ। तो ये दोनों ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ ऑप्शन ए एंड सी इज राइट, है ना। मैसेंजर ऑफ डेथ भी है और एजेंट ऑफ डेथ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट सेज दैट ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन। अब पोएट यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारा डेथ है ना, जो हमारी मृत्यु है, उससे ज़्यादा अच्छा नहीं है हमारी ज़िंदगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि जो मृत्यु है ना वही सत्य है, मृत्यु ही हमारी खुशियों का, मतलब हम मृत्यु को पहुंच गए, मतलब अपने ज़िंदगी के सबसे अच्छे पड़ाव पे पहुंच गए, ऐसा लोग समझते हैं। तो यहाँ पे पोएट वही कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर, मतलब जो मानव की जो लाइफ है ना वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, किससे, डेथ से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 242 का क्वेश्चन है द फॉलिंग ऑफ लीव्स। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सच में बता रहा हूँ। द फॉलिंग ऑफ लीव्स कहता पत्तियों का जो झरना है, पत्तियों का जो गिरना है, ये किस चीज़ का रेफर करता है, मतलब ये किस चीज़ को बताता है। तो जब मैं आपको पोएट्री पढ़ा रहा था उसी समय बताया था कि पोएट ने पत्तियों का झरना हमारे मृत्यु का स्पीड अराइवल को बताता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। पोएट कहते हैं ना कि जिस तरह से पेड़ की पत्तियां झड़ रही है ना, समझ लो उसी तरह से हम अपने मृत्यु की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, द फॉलिंग ऑफ लीव्स रेफर्स द स्पीड अराइवल। अराइवल का मतलब होता है आगमन और स्पीड का मतलब जल्दी में। तो हम लोग जिस तरह से पत्तियां झड़ रही है ना, तो जो पत्तियों का झरना है वो हमें बताता है कि हम अपने मृत्यु की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो यहाँ तक हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया। अगर आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ लेनी है तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम पर जाकर सिर्फ बीरबल प्रसाद सर सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।